हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे, ठीक है ना। एकदम मस्त और अपनी तैयारी एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है ना। ऐसे कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम सोचते हैं कि जो ये टफ टाइम है ना, वो जल्दी से गुजर जाए, है ना। क्योंकि इसको हम फेस नहीं करना चाहते, है ना। हम ये सोच रहे होते हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, है ना। क्योंकि इस समय क्या मेहनत लग रही है ना। तो मेरा इसमें ये मानना है कि थोड़ी सी मेहनत करते यार, है ना। क्योंकि मेहनत करने के बाद जो नींद आती है ना, बड़ी सुकून की आती है ना। तो 7 तारीख तक एकदम जम के तैयारी करते हैं। जम के तैयारी करने से ये मतलब नहीं कि बिल्कुल एकदम देर रात पढ़ने ही लग जाओ, है ना। आराम से माइंड को शांत रख के पढ़ो। फिर कुछ थोड़ा सा खेलो कूदो, घूमो टहलो, फिर से पढ़ो आराम से। पेपर खत्म हो जाए फिर तो मौज ही मौज है ना। खैर, अंतिम दिन अंतिम प्रहार, है ना। क्लास 10th मैथ, है ना। तैयारी 27 फरवरी की, है ना। तो 27 फरवरी को आपका मैथ का पेपर है ना, हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम रिवीजन करेंगे, यानी कि आज हम जो पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 10, यानी कि 10 सर्कल वृत्त, है ना। जो क्या है बच्चों को बहुत डराता है, ठीक है। आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो एग्जाम में आता है वो बताऊंगा, ठीक है ना। यानी कि सारा का सारा चैप्टर का एकदम आपको निचोड़ दे दूंगा, ठीक है ना। आप सारी की सारी बात को सीख जाने वाले हो। बस आराम से इस वीडियो को पूरी की पूरी देख लेना, ठीक है ना। इस चैप्टर से आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, है ना। तो आराम से देखना, सारी की सारी बातें बताऊंगा, ठीक है बच्चा। ओके जी, ओके। तो है ना, ये बात मैं हर बार लिखता हूँ ना, जान लगा दो या जाने दो, ठीक है। तो थोड़ी सी जान लगाते हैं और क्या, है ना। खैर, स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से बहुत ही ज़्यादा प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। खैर, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो अपने चैप्टर का जो नाम है वो है द सर्कल, है ना। मैंने थोड़ी इसको रिस्पेक्ट दी ना, द सर्कल मतलब कि वृत्त, है ना। ये है चैप्टर नंबर 10। तो जो चैप्टर नंबर 10 है और जो चैप्टर नंबर 6 है, ये दोनों चैप्टर मिला के आपके एग्जाम में 10 नंबर के आते हैं ना। कई बार क्या होता है कि कभी ये 6 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो कई बार त्रिभुज 6 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो 6-4 का यही अनुपात रहता है। खैर, अभी समझते हैं। देखो, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमारे पास दो एक्सरसाइज है, एक है 10.1 और एक है 10.2, है ना। तो जो 10.1 एक्सरसाइज है ना, इसके पहले कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, नो एग्जाम्पल। और इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन है और ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है ना। रिक्त स्थान भरने वाले हैं, इसको आप खुद से देख लेंगे, है ना। ठीक है, हमारा सारा का सारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा 10.2 पे। तो जो 10.2 एक्सरसाइज है ना। तो 10.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट होने से पहले इसके पहले 3 एग्जाम्पल्स हैं और इस एक्सरसाइज में टोटल, मतलब टोटल मैं क्यों कह रहा हूँ, है ना, मात्र, है ना, मात्र, ठीक है, मात्र 13 क्वेश्चन है ना। तो बस इतना ही हमें पढ़ के जाना है और आराम से अच्छे नंबर लेके आने। अब कोई सोचेगा सर 13 क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे। नहीं पढ़ना है, 13 भी नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। समझो ध्यान से। देखो, ये इस पे अभी दोबारा से आते हैं, है ना। देखो, जो चैप्टर 10 है उसमें सिर्फ 2 प्रमेय, कितनी प्रमेय बच्चा, 2, है ना। प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2। तो जो प्रमेय नंबर 1 है उसको एनसीईआरटी वाले 10.1 प्रमेय कहते हैं और ये क्या 10.2 प्रमेय, यानी कि जो 10.1 प्रमेय है यह 10 पॉइंट एक्सरसाइज, यानी कि जो एक्सरसाइज 10.1 है उससे पहले है और 10.2 से पहले जो एक्सरसाइज जो प्रमेय है वो दूसरी प्रमेय है ना। तो इन दोनों प्रमेय को हम सिद्ध करना सीखेंगे, है ना। और इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है वो है प्रमेय नंबर दूसरी, है ना। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान से प्रूफ करेंगे, है ना। ये दोनों, पहले प्रमेय क्या है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसको भी सिद्ध करना सीखेंगे। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। इसको अपन बहुत ध्यान से सिद्ध करना सीखेंगे, है ना। और आप सारी की सारी बातें सीखने वाले हो, ठीक है। आप ध्यान से देखना, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हार मानने लग जाते हैं ना, ठीक है। उनको लगता है कि हाँ, इतना प्रश्न हम थोड़ी पढ़ने वाले हैं ना। तो उतना नहीं पढ़ना है बच्चा, है ना। स्ट्रेटेजिक पढ़ाई पढ़ते हैं ना, समझदारी के साथ। कैसे, मैं बता रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा है कि जो चैप्टर नंबर 10 है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी बुक निकाल लो। 10.1 में तो ऐसा कुछ है नहीं जो हमें पढ़ना है, हमें किसमें पढ़ना है, 10.2 में। तो 10.2 में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी 10.2 की बात कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है आप अपनी किताब में टिक करते चलो। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, जो यूपी बोर्ड है ना अपनी ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है ना।
ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो उसमें आया हुआ है, यानी कि 2024 के मॉडल पेपर में वो आया हुआ है और ये सवाल एनसीईआरटी का भी है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह भी मॉडल पेपर में आया हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में मॉडल पेपर के क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं ना, तो इसलिए मॉडल पेपर के क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, 2012, 15, 16, 17 में पूछा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि ये भी एनसीईआरटी का है, 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ये सब एक्सरसाइज 10.2 की बात हो रही है, एनसीईआरटी का है, 2020 में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का है, 2019 और 2020 में पूछा गया है। टोटल ये 6 सवाल है ना, तुम्हें 13 नहीं पढ़नी है, मत पढ़ो, ठीक है। टोटल ये 6 सवाल पढ़ लो, इसी में से एग्जाम में आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं खाली तुमको ये बता रहा हूँ कि ये पढ़ लो, ये मैं अभी कराऊंगा भी आपको, ठीक है ना। तो इस 6 के अलावा जितनी सवालें और बचेंगी, मतलब कितनी सवालें और बचेंगी, 13 सवाल में से अगर 6 सवाल निकालते तो 7 और कुछ एग्जाम्पल भी है, तो मिला जुला के 10 सवाल और बचेगी, उसको भी करेंगे, है ना, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ यहाँ तक देखना है तो तुम सिर्फ यहाँ तक देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रमेय से, है ना। तो सबसे पहले हम प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे, दोनों प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे सवालों पर, है ना। और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, तो आराम से थोड़ी सी एक कोने में बैठ के आराम से वीडियो को पूरी देख लो, ठीक है ना। मन को थोड़ी मना लो, है ना। वो बार बार कहेगा कि भाई बस कर, कितना पड़ेगा, तो मन को कहना है नहीं, अभी कुछ दिन और, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतर दिन के साथ, है ना, बेहतर क्लास, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्रमेय नंबर 1 की, है ना। तो प्रमेय नंबर 1 में क्या लिखा गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है ना। अब देखो, स्पर्श रेखा क्या होता है, जो वृत्त को स्पर्श करके जाता है ना, ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली। अब देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु कहाँ पे है, जहां पे यह स्पर्श रेखा इस वृत्त को स्पर्श करती है ना, तो यह है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या। अगर यहां से होकर एक त्रिज्या जा रही है तो वह लंब होगी, हमें यह सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखो, हमेशा हमेशा आप एक बात याद रखना कि केंद्र को हमेशा O से लिखना, जो स्पर्श बिंदु है उसको किससे लिखना बच्चा, P से लिखना। और ये जो स्पर्श रेखा है इसका आप नाम दे दो, है ना, आपका मन A कह दो, इसको क्या कह दो, इसको B कह दो, ठीक है। ये हो गया आपका B, ठीक है। ये हमने चीजें हमने कर ली, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो OP है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो OP है वह AB पर लंब है, यानी कि ये 90 अंश का कोण बना रहा है ना। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, हमें दिया क्या है ना। चलिए, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। दोबारा सवाल को पढ़ के समझा दे रहे हैं। देखो क्या लिखा गया है, वृत्त की स्पर्श रेखा, ये है वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से, अब देखो स्पर्श बिंदु कहाँ पे, P से होकर जो त्रिज्या जा रही है, त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है और जो त्रिज्या है, इन दोनों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का, यानी कि जो त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा पे लंब है, यानी कि हमें यह सिद्ध करना है कि OP जो है वह लंब है AB के ऊपर, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास दिया क्या है ना। बड़ी सिंपल सी बात लिखेंगे, दिया क्या है हमारे पास, है ना, कि O जो है वो वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, तथा AB वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त, इसको ऐसे लिखेंगे, AB वृत्त की स्पर्श रेखा है और P वृत्त का स्पर्श बिंदु है ना। ये छोटी सी बात हमने लिख दिया है ना, बहुत छोटी सी बात। चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं ना, सिद्ध करना है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि OP जो है वो AB पर लंब है, यानी कि OP जो है वह AB पर लंब है ना। ये हमें क्या करना है बच्चा, सिद्ध करना है, ठीक है। अर्थात इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अर्थात जो OP है वो लंब किस पे है, AB पे, है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी ना, रचना, ठीक है, छोटी सी रचना।
रचना हमें क्या करनी है ना, छोटी सी रचना देखना, बस यही रचना मेन इंपॉर्टेंट है इसको सिद्ध करने के लिए। हम क्या कर लेंगे, केंद्र ओ से जो स्पर्श रेखा ए बी है इस पे बाहर एक बिंदु ले लेंगे ना, और इस बिंदु का नाम जो देंगे वो देंगे क्यू, इसको हम लोग क्यू कह देंगे, और इसको जो जहाँ पे कट कर रहा है वृत्त को उसको टी कह देंगे, है ना, ये टी है। बस इतना काम हो गया, ठीक है। तो रचना में हमने क्या करा, हमने ओ क्यू खींचा, है ना, यानी कि ओ क्यू खींचा, ठीक है, सिंपल ओ क्यू खींचा, है ना, ये हमने कर दी रचना। अब हम लिखेंगे उपपत्ति, है ना, ये बहुत छोटा सा है, बस ध्यान समझना, उपपत्ति। अब ध्यान से ध्यान समझना कि जो OT है ये वृत्त की त्रिज्या है ना, और जो OP है ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो यानी कि जो OT है, ठीक है, वह किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा OP के बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या, है ना, यहाँ पे लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्याएं, ये दोनों क्या है बच्चा, वृत्त की त्रिज्याएं। छोटी सी बात है ना। अच्छी एक बात समझना बहुत ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि OQ बड़ा है या OT बड़ा है, तो आप कहेंगे सर OQ बड़ा है क्योंकि ये ज़्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है ना। तो जो OQ है ना, ध्यान से समझना, जो OQ है वह बड़ा है किससे, OT से, मतलब कि OT से बड़ा है, हाँ या ना। अब जो OT है वह किसके बराबर है, जो OT है वो OP के बराबर है। तो जहाँ पे OT है क्या है, वहाँ पे मैं OP लिख सकता हूँ, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो OP है वह OQ से क्या है, छोटा है, मतलब कि OQ जो है वो OP से बड़ा है ना। तो अर्थात इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, अर्थात OP जो है वह सबसे क्या है, छोटी भुजा है ना, कि जो OP है वो क्या है, सबसे छोटी भुजा है ना। अतः जो OP है वह लंब किस पे है, AB पे, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, है ना। अब कई लोगों को क्या है, हवा नहीं लगा होगा, है ना, कि ये कैसे हो गया। देखो इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहाँ से लाइनें खींच देता हूँ, ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ खींच दी, एक मैंने यहाँ खींच दी, एक मैंने यहाँ खींच दी, एक यहाँ खींच दी, एक यहाँ खींच दी, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ कि जो भी लाइन वृत्त से बाहर जा रही है ना, ठीक है, वह हमेशा जो लाइन एकदम सीधी खड़ी है उससे ये सभी की सभी लाइनें बड़ी होंगी क्योंकि ये तिरछी हैं, है ना। तो जो सबसे छोटी दूरी है, सबसे छोटी दूरी, तो सबसे छोटी दूरी कौन सी है, OP है ना। और अगर ये सबसे छोटी है तो ये लंबवत होगा, सही बात है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक दीवार है और दीवार पे क्या है, आप ऐसे कोई डंडा खड़ा कर रहे हैं तो तिरछा खड़ा करके करेंगे तो ज़्यादा बड़ा होएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि जब आप डंडे को ऐसे सीधा 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 ले जाएंगे तो वो क्या है, ऊपर कम जगह घेरेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइनें हैं ये क्या है, बड़ी बड़ी हैं, OP ही सबसे छोटी है, और OP तभी छोटी हो पाएगी जब इसको एकदम लंबवत खड़ा करा जाएगा। तो चूंकि जब ये लंबवत खड़ा है तो इसीलिए OP जो है वो AB पे क्या हो गया, लंब हो गया, है ना। तो ये हमने इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो बात करते हैं प्रमेय नंबर दूसरी, ओके जी। अब बात करते हैं प्रमेय नंबर दूसरी, है ना, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है ना, ठीक है। आप देख सकते हैं 2019 है ना, BBAZAW है ना, ये सब पेपर कोड हैं। 2020 में भी MX में पूछा गया है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसमें क्या लिखा गया है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो हमारे पास एक वृत्त है ना, ठीक है, ये हमारे पास वृत्त है, इसका केंद्र हमेशा हमेशा O रहेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं पहले खींच लेते हैं, है ना। देखो स्पर्श रेखाओं को खींचने का एकदम सही तरीका क्या है कि सबसे पहले ना आप केंद्र से, है ना, एक काम करो कि ये सोच लो कि जो स्पर्श रेखाएं खींचनी है वो केंद्र से एकदम एग्जैक्ट दूरी पर होनी चाहिए। मान लेते हैं जैसे ये बिंदु यहाँ पे है ना, थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमारी इंची छोटी है। तो मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमें खींचनी है, तो हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है दो, है ना। आराम से खींचते हैं, ठीक है। देखिए इंची लगता है काफ़ी छोटी हो गई, है ना, खैर कोई बात नहीं। तो इसको कैसे खींचेंगे, ऐसे, है ना, ठीक है, ऐसे लेके जाएंगे, है ना, और इसको आगे तक बढ़ा देंगे। ये मैं आपके सामने, चाहे तो मैं पहले से खींच के आता, आपके सामने इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में आराम से करो, कोई गलती ना करो,
है ना। ठीक है, बहुत करेंगे, इतना बड़ा खींच देंगे, है ना, बस हो गया। चलिए इसी तरह इसको भी खींचेंगे, है ना। ये जो बिंदु है वो केंद्र के सीध में होना चाहिए। बस मैं आपको यही सिखाना चाह रहा था, है ना, और कुछ भी नहीं सिखाना चाह रहा था, बाकी आप समझदार हो। इसको कैसे खींचेंगे, चलो भाई इंची छोटी पड़ रही है, कोई बात नहीं। चलो इसको ऐसे मिलाते हुए बढ़ा देते हैं, है ना। इसको आप थोड़ा से और आगे बढ़ा देना, जितनी आपकी मर्जी करें। तो ये हमने वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी, है ना। तो देखो अब इसके नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, है ना। इसका नाम हमने रख दिया P, है ना। अब जहां पे ये टच कर रहा है ना, मान लेते हैं तुम यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये हो गया Q, और ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया R। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी बाह्य बिंदु से, तो जो P है वो क्या है बच्चा, ये है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई ये जो 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाओं का मतलब क्या है, इनकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक, P से Q और P से R तक, ये जो लंबाइयां हैं वो आपस में बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमारे पास क्या क्या दिया है ना। चलिए लिख लेते हैं दिया है ना। तो जो बात पहले लिखा था वही लिखेंगे, है ना, कि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, ये हमारे पास दिया गया है, तथा PQ और PR, है ना, 2 स्पर्श रेखाएं, तथा PQ और PR, है ना, वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। इतना छोटा सा काम आप कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे सिद्ध करना, है ना, हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा PQ है वो PR के क्या है, बराबर है, यानी कि जो PQ है ना, वो किसके बराबर है, PR के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। अब हमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। देखो जब भी इस तरह का चित्र बने ना, फटाफट से सबको ज्वाइन कर देंगे। किसको किसको ज्वाइन कर देंगे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। O को Q से, R से और P से, है ना, तो पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं ना। चलिए आप डॉटेड ज्वाइन नहीं करेंगे, आप पूरा ऐसे ही ज्वाइन करो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे पूरा पूरा ज्वाइन कर दो फटाफट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसको भी क्या कर दो, पूरा का पूरा ज्वाइन कर दो। चलिए इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। डॉट में भी कर सकता हूँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही करो, है ना। थोड़ा बहुत मेरा चित्र इधर उधर हो सकता है क्योंकि इंची छोटी पड़ जा रही है। चलिए तो ये हमने क्या कर दिया बच्चे, ज्वाइन कर दिए, है ना। ओके जी, ओके। तो हमने रचना में क्या करी, हमने O को, है ना, ध्यान से O को PQ तथा R से मिलाया, O को PQ तथा R से मिलाया, ये काम हमने करा। आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति बहुत ही आसान है ना। ठीक है, हम 2 त्रिभुज लेने वाले हैं ना, कौन कौन सा, त्रिभुज OQP, त्रिभुज OPQ तथा, है ना। हाँ एक बात और देखो, हम एक बात सिद्ध कर चुके हैं कि जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। तो ये बात ध्यान देना, ये कोण कितने अंश का है, 90 डिग्री, ये कोण कितने अंश का है, 90 डिग्री। त्रिभुज OQP तथा त्रिभुज ORP में, तथा त्रिभुज ORP में, है ना। मैंने ऐसे क्यों चला, पहले मैंने O से चला, तो जिधर समकोण था OQP, क्योंकि Q पे समकोण है, फिर इधर भी चला, OR पे समकोण था ORP, ऐसे एक एक बात मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब देखो अगर मैं लिखूं कि जो OQ है वो किसके बराबर है, OR की, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं, ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, है ना, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अब ध्यान समझना, जो कोण OQP है ना, जो एंगल जो एंगल OQP है वह एंगल ORP के बराबर है, एंगल ORP, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों समकोण है, यानी कि कितने अंश हैं, 90 अंश है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है बच्चा, ओके जी, ओके, है ना, इसको ऐसे लिख देंगे, ये दोनों के दोनों 90 अंश। एक बात हमें और चाहिए, जो OP है ना, OP
बराबर OP, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा कि जो त्रिभुज OPQ है वह सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, ORP, है ना। यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांगसम। और जब भी कोई एक त्रिभुज, मतलब ये वाला है ना, ये सब मत करना आप, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांगसम, तो ऑटोमेटिक जो PQ है वो PR के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो PQ है वह RP या PR के बराबर हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः, है ना, कि जो PQ है वो किसके बराबर हो जाएगा, PR के, किससे, CPCT से। अभी मत पूछना कि CPCT क्या होता है, ठीक है ना, ये सब बातें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम, है ना। तो ये हो गई दूसरी प्रमेय, है ना। आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन नहीं है, तो प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2 दोनों की दोनों कंप्लीट होती है। लेकिन इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, है ना, ध्यान से समझो। ये जो OP है ना, चूंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं, है ना, तो ध्यान से समझना यहाँ से क्या क्या बातें निकलता है, देखो, है ना, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने O लिखा है ना। तो जो कोण O है वो O के बराबर होगा, जो कोण P है वो R के बराबर होगा, जो कोण Q है वो P के बराबर होगा। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है, बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बस ये समझो, ठीक है, कि ये जो OP है ना, OP वह कोण QOP का समद्विभाजक है, मतलब, है ना। अगर ये पूरा कोण 100 होगा तो ये 50 होगा और ये भी कितना होगा, 50 होगा। इसी तरह अगर मान लो ये पूरा कोण 50 हो तो ये कितना होगा, 25 होगा, ये 25 होगा। बस ये छोटी सी बात आप जानते रहना, ये सब कचरा करने की आपको जरूरत नहीं है। ये क्यों बताया है, क्योंकि हो सकता है सवालों में यूज हो, है ना। बात करते हैं आगे, ठीक है बच्चा, अब चलते हैं सीधे सवालों पे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हमने 2 प्रमेय पढ़ ली, हमने उनको समझ लिया, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, ये जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है ना, यह 10 पॉइंट यानी कि जो 2 है उसका जो एग्जाम्पल नंबर दूसरा है वही है ना। गलती से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में लिखना भूल गए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, और इसको कैसे समझना है ध्यान से देखो। और इस तरह की सवालों को बिना देखे या बिना घर पे लगाए एग्जाम में नहीं जाया जाता है ना, तो ध्यान से इसको देखना, ठीक है, कैसे हम सिद्ध करने वाले। सवाल में क्या लिखा गया है कि केंद्र O वाले वृत्त पर, है ना, तो पहले आप एक वृत्त बनाइएगा, उसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं, एक TP है और एक TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि PTQ यानी कि ये वाला जो कोण है ना, बराबर 2 कोण OPQ। तो देखेंगे OPQ कहाँ पे बन रहा है, OPQ, मतलब कि हमें यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी, है ना, OPQ यानी कि OPQ, तो हमें यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो चलिए खींच लेते हैं फटाफट से, है ना, यानी कि OPQ हमने खींच लिया। किसी को कोई दिक्कत है ना। देखो, इस तरह की जो सवालें होंगे ना, बिना कुछ कहे, है ना, एकदम आंख बंद करके, है ना, तो ये मतलब कि ये लाइन तो ज्वाइन होगा ही होगा, ये दोनों, है ना, ज्वाइन होगा, ये जरूरत पड़े तो ज्वाइन होगा, लेकिन ये और ये हमेशा ज्वाइन होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो करते हैं इसको सिद्ध, है ना, देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है, इसमें कुछ बातें लिख लेते हैं ताकि सवाल देखने में अच्छी लगे, है ना, ठीक है। तो हमें इस कोण को, यानी कि जो PTQ है, बराबर लेके आना है क्या, OPQ, मतलब ये कोण, है ना, वो भी 2 बार, है ना। चलिए देखते हैं कैसे होगा, कैसे होगा। दिया है, क्या दिया है, O वृत्त का केंद्र है तथा TP तथा TQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ना, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, है ना, ये बात आप लिख देंगे, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। फिर हमें सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है बच्चा, एंगल जो PTQ है वह 2 एंगल OPQ है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमने कोई खास रचना तो नहीं करी है ना, कुछ नहीं करा हमने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब हम सीधा लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति, है ना, उपपत्ति।
ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रूफ, है ना। तो चलिए प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ, कैसे, हाउ। इस एंगल को 2 बार ओ पी क्यू एंगल दिखाना है ना, मतलब कि जो एंगल पी टी क्यू है वो बड़ा है ना, ओ पी क्यू से, मतलब कि 2 बार ओ पी क्यू मिलेगा तब जाके एक ठो पी टी क्यू होगा। कैसे करेंगे सिद्ध, कैसे, हाउ, हाउ एंड हाउ। देखो बहुत ध्यान से इसको समझना, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं, है ना। उपपत्ति, अगर मैं कह दूं कि एंगल ओ पी टी, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, एंगल ओ पी टी, ओ पी टी, यह जो होगा वह 90 अंश होगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये बात आप लिख देंगे, है ना, ठीक है। चलिए इसी तरह, है ना, ओ क्यू टी, यानी कि इसी तरह अगर मैं कह दूं, इसी तरह जो एंगल ओ क्यू टी है वो भी कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, है ना, ये बात भी आप लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक चतुर्भुज लेंगे, है ना। चतुर्भुज कौन सा, ध्यान समझना, ओ पी टी क्यू, है ना, चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में, ओ पी टी क्यू में, है ना, क्या होता है, चतुर्भुज की जो चारों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 360 अंश। तो ऐसे लिखेंगे एक लाइन से, है ना, ओ पी टी, है ना, एंगल ओ पी टी प्लस ओ पी टी हो गया, अब लिखेंगे पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस पी टी क्यू हो गया, अब टी क्यू ओ, एंगल टी क्यू ओ प्लस, अब इसकी बारी है क्यू ओ पी, इसको लिख देंगे एंगल क्यू ओ पी, क्यू ओ पी बराबर 360 अंश, सॉरी 360 अंश, है ना। ये क्या है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, है ना। चलिए अच्छा अच्छा अच्छा, हमें क्या पता है कि जो ओ पी टी है वो कितना अंश है, 90 अंश है। ओ क्यू टी कहाँ पे है, ओ क्यू टी या टी क्यू, बात एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 90, 90 प्लस कोण पी टी क्यू प्लस, यहाँ पे कितना रख देंगे, 90, है ना, और ये है क्यू ओ पी बराबर 360 अंश। 90 90 कितना हो जाएगा, 180, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ पी बराबर 360, 90 90 180, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 180, तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ पी जो बराबर है वो हो जाएगा 180 अंश। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। सिंपल सी बात है ना। अब हम क्या करेंगे, है ना, अब हम क्या करेंगे, जगह तो है नहीं, ठीक है, देखो क्या करते हैं, थोड़ी सी सवाल को मिटा देते हैं ना, सवाल तो आपको पता ही है, तो सवाल को मिटा देते हैं और जो दिया है उसको भी मिटा देते हैं। चलिए है ना, ठीक है, ये है सिद्ध करना है ना, ये मिट जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि हमें क्या सिद्ध करना है ना, तो इसको रहने देते हैं। चलिए तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब जो हम लेंगे त्रिभुज कौन सा लेंगे, ओ पी क्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पी एंगल चाहिए ना, तो वो त्रिभुज तो ओ पी क्यू में आ रहा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ओ पी क्यू में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल भी कितना होता है, 180, तो ओ पी क्यू, है ना, एंगल ओ पी क्यू प्लस ओ पी क्यू हो चुका है पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ, यानी पी क्यू ओ जो हो चुका है क्यू ओ पी प्लस एंगल क्यू ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, 180। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। बात क्लियर है ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि जो एंगल पी टी क्यू है प्लस एंगल क्यू ओ पी है वह किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी। मतलब कि ये जो है
इसके बराबर हो जाएगा ना, हमने पूरा लिख लिया। क्या कुछ कट रहा है? QOP, देखो QOP से QOP कट गया है ना। हमें PTQ चाहिए और OPQ चाहिए, तो हमें हमारे पास यहाँ पे PTQ है और OPQ चाहिए, तो हमें PQO को हटाना पड़ेगा है ना। देखते हैं कैसे कैसे करेंगे है ना। थोड़ी सी इसको भी मिटा देते हैं ना। बस दिमाग में रखना हमें क्या सिद्ध करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि जो एंगल PTQ है वह दो एंगल OPQ है ना। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अब एक बात समझो, ये त्रिज्या है, क्या है? त्रिज्या। ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है ना। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर, यानी इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब कि जो कोण OPQ है वह कोण OQP के बराबर होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि बराबर, है ना, ऐसे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, है ना। ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, यानी कि ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, यानी एंगल OPQ, अर्थात नहीं लिखेंगे, अतः इसलिए लिखेंगे। इसलिए जो एंगल OPQ है वह किसके बराबर हो जाएगा? OPQ जो है वो QP के बराबर हो जाएगा, यानी कि OQP के बराबर हो जाएगा। तो हमें तो OPQ की जरूरत है, तो PQO, यानी कि देखो इसको PQO कहो चाहे OQP, यानी इसकी जगह हम रख सकते हैं OPQ, है ना। तो ध्यान से देखना, है ना। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो एंगल PTQ है ना, बराबर क्या बचा है? एंगल OPQ प्लस एंगल PQO। तो जो एंगल PTQ है बराबर OPQ प्लस, यानी यहाँ पे जो है हम लिख देंगे OPQ, एंगल OPQ, है ना। कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, कचरा में मत होना, ठीक है, मतलब कि, है ना, सिंपल इसको मिटा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा? एंगल PTQ बराबर, ये दो बार है जुड़ जाएगा ना, दो एंगल OPQ, और हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है ना, इति सिद्धम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आने के चांसेस है ना। तो इस सवाल को ध्यान से एक बार पढ़ के जाना, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, अगर समझ में नहीं आया हो तो, वैसे समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। पढ़ते हैं क्वेश्चन 2 में क्या लिखा गया है। यह 2024 के मॉडल पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या लिखा गया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ध्यान से समझना। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से, मतलब कि ये एक बाह्य बिंदु है, इसको मान लेते हैं ये क्या है? एक बाह्य बिंदु है ना। इसका नाम हम दे देते हैं T। क्या नाम देते हैं बच्चा? T, ठीक है। तो एक बाह्य बिंदु से, है ना, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि अब देखो यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं हैं, इसका नाम P दे रहे हैं, इसका नाम Q, है ना। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, है ना, यानी कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण तो यही है, ये वाला कोण, है ना। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, अब देखो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा है? ये वाला, है ना। एक ये हो गया, है ना, और एक ये हो गया, द्वारा केंद्र पर, यानी इस रेखाखंड और इस रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो कोण यहाँ पे बन रहा है ना। अंतरित कोण का संपूरक होता है, मतलब कि ये और ये कोण संपूरक होते हैं, है ना। संपूरक मतलब कि ये और ये कोण मिल के 180 अंश होते हैं ना। तो जब दो कोणों को मिला के 180 अंश होता है तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। चलिए इसको सिद्ध करना है ना। लिख लेते हैं, दिया है ना। हमारे पास क्या दिया है ना, ठीक है। हमारे पास दिया गया है ना, कि O वृत्त का केंद्र है, O
वृत्त का केंद्र है तथा टी पी और टी क्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं है ना, दो स्पर्श रेखाएं हैं। इतना हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो कोण पी टी क्यू है, यानी कि एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, ये मिलके क्या होंगे, समपूरक, मतलब कि 180 अंश। ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही आसान सवाल है ना। ठीक है, उपपत्ति है ना, ये एनसीईआरटी की सवाल नंबर 10वीं है, यानी कि प्रूफ, इसको प्रूफ है ना। आप एनसीईआरटी की 10वीं सवाल देख सकते हैं 10.2 की। कैसे होगा, कुछ नहीं है ना, हम लोग ले लेंगे है ना चतुर्भुज, किसमें, ओ पी टी क्यू में है ना, ओ पी टी क्यू में। सिंपल सी बात है ना। तो बहुत ध्यान से समझना, जो एंगल ओ पी टी, यानी कि जो एंगल ओ पी टी प्लस ओ पी टी फिर पी टी क्यू, यानी कि एंगल पी टी क्यू, ओ पी टी फिर पी टी क्यू फिर टी क्यू पी है ना, टी क्यू ओ है ना, टी क्यू ओ और फिर क्यू ओ पी है ना, प्लस क्यू ओ पी, ये मिला के कितना होगा 360, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो एंगल ओ पी टी है ये कितने अंश का है, 90 अंश है ना। आप यहाँ पे लिख देना, चूंकि जो एंगल ओ पी टी है वो कितना अंश है, 90 अंश, तथा जो एंगल ओ क्यू टी है, ओ क्यू टी, ये भी कितना अंश है, 90 अंश है ना। तो जहां पे ओ पी टी है वहां पे कितना लिख देंगे, 90 प्लस पी टी क्यू प्लस टी टी क्यू ओ। तो टी क्यू ओ कहूँ चाहे टी क्यू ओ या ओ क्यू टी कहूँ, बात एक ही है। तो यहाँ पे भी कितना रख देंगे, 90 प्लस, इसको मैं क्यू ओ पी की जगह पी ओ क्यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ है ना। क्यू ओ पी कहो चाहे पी ओ क्यू कहो, बात एक ही है, बराबर 360 अंश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर 360, ये 90 90 कितना हो जाएंगे, 180, उधर जाके घट जाएंगे है ना। तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 180 अंश, और यही हमें सिद्ध करना था है ना। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड है ना, हेंस प्रूव्ड, ये बात आप जरूर लिखेंगे है ना, यानी कि इति सिद्धम, ये हो गया सिद्ध है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे है ना। ये सभी के सभी जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या लिखा गया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं है ना। ठीक है, तो हमारे पास एक वृत्त है ना, जिसका केंद्र क्या है, ओ है, ये एक व्यास है ना। इसके सिरों पर, तो एक सिरा पर ये स्पर्श रेखा खींचा गया है और एक ये स्पर्श रेखा, यानी कि एक स्पर्श रेखा ए बी है और एक सी डी है, और व्यास कौन सा है, पी क्यू। तो यह हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है वह समांतर सी डी के है ना। कहने का मतलब कि ये जो व्यास है, व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो ये सिद्ध कर दीजिए कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या है, समांतर है ना। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ना। लिख देते हैं, सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है, तो हमारे पास दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, यही बात बार बार लिखेंगे हम लोग है ना। ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी और सी डी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए अब हमें लिखेंगे सिद्ध क्या करना है ना, सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है वह समांतर किसके है, सी डी के, यानी कि पैरेलल सी डी के है ना। लिखेंगे उपपत्ति, बहुत ही आसान सवाल है ना। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहूँ एंगल ए पी ओ है ना, एंगल ए पी ओ कितना हो जाएगा, 90 अंश। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है ना। तो आप लिख सकते हैं ना, वृत्त की त्रिज्या है ना स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि जो एंगल ओ क्यू डी है ना, एंगल ओ क्यू डी है वो भी कितना हो जाएगा, 90 अंश। क्यों, सेम बात है ना। अब मैंने इस एंगल और इस एंगल की बात क्यों करी, जब भी आपको कभी भी दो रेखाओं को समांतर दिखाना होता है तो या तो आप एकांतर अंतःकोण बराबर सिद्ध कर दीजिए, या एकांतर बाह्य कोण, या सह अंतःकोण, है ना। तो यहाँ पे हम एकांतर अंतःकोण यानी एकांतर यानी कि जेड की आकृति बनती है ना, तो ये जेड की आकृति है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से है ना कि जो एंगल ए पी ओ है वो एंगल क्या हो जाएगा, ओ क्यू डी, है ना। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर है ना ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इसलिए अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ओ क्यू डी, है ना। क्या हो जाएगा, ये एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है बच्चा, एकांतर अंतःकोण, है ना। अतः ए बी जो है वह पैरेलल किसके हो जाएगा, सी डी के, है ना। तो जब एकांतर कोण लग जाता है तो दोनों रेखाएं क्या हो जाती है, क्योंकि एकांतर कोण समांतर रेखाओं में ही लगता है, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर, है ना। हेंस प्रूव्ड, है ना। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है, एक वृत्त के परिगत, है ना। परिगत का मतलब क्या होता है, वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, है ना। मतलब कि एक वृत्त के परिगत मतलब कि एक वृत्त है उसके चारों तरफ एक क्या खींचा गया है, चतुर्भुज। लेकिन एक बात ध्यान देनी कि परिगत मतलब कि वो जो चतुर्भुज खींचा गया है वो वृत्त को टच करता रहेगा, है ना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है ना। ये टच कर रहा है, ठीक है, ये चतुर्भुज है, वृत्त को पूरी तरह से टच कर रहा है। और चतुर्भुज कौन सा है, ABCD। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, है ना। यानी कि हमें ये सिद्ध करना है कि AB प्लस BC बराबर क्या होगा, AD और प्लस CD, है ना। तो एक बार मैंने आपको बताया था, है ना, कि इस सवाल में चित्र हमें नहीं दिया होता है। अगर आपको चित्र दे दे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर चित्र दे दे तो वो आपको ये वाला चित्र देगा, है ना। हाँ, तो मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे चित्र बनाना, ठीक है ना। तो ऐसे चित्र बनाने में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये जो स्पर्श रेखा है, 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 ऐसा लग रहा है कि सभी स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर है ना। तो आप ऐसे चित्र नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। आप ये वाला चित्र नहीं बनाएंगे, आप ये वाला चित्र बनाएंगे, ठीक है। ये मेरी बात ध्यान रखना। इसमें इस चित्र को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस किसी एक बिंदु को थोड़ा दूर कर दो, बाकी को आप ऑटोमेटिक जब मिलाओगे तो वो ऑटोमेटिक छोटे बड़े हो जाएंगे, है ना। खैर, बातें करते हैं कि कैसे सिद्ध करेंगे। देखो, बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है ना, कि इसके वृत्त, इसके बाहर जो वृत्त जो चतुर्भुज होगा वो कौन सा होगा, ABCD। यहाँ पे आप PQRS कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। खैर, बातें करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है हमारे पास, क्या दिया है, तो हमारे पास दिया है कि O वृत्त का केंद्र है ना, O वृत्त का केंद्र है ना, और ABCD इसके चारों ओर, इसके और ABCD इसके परिगत, है ना, इसके परिगत एक चतुर्भुज है ना। ये बात हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे तो सवाल थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि जो AB है ना, AB प्लस CD
बराबर AD प्लस BC, है ना। इस BC को यहाँ पे भी लिख सकता है, इस AD को यहाँ पे भी लिख सकता है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं उपपत्ति, है ना, उपपत्ति। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान, है ना। चलिए देखते हैं क्या करने वाले हैं। कुछ नहीं करने वाले हैं, जो पता है वही करेंगे। आपको हमें मतलब कि मैंने कई बार बताया है, हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, मतलब कि जो AP होगा वो AS के बराबर होगा, है ना। तो बस वही बात लगाने वाले हैं, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि AP बराबर क्या होगा, AS। क्यों? क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं, है ना, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, है ना, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। और आपको पता है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AP बराबर किसके हो गया, AS के हो गया। इसी तरह से, है ना, BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ, है ना, BP बराबर BQ। ये भी क्या हो जाएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा, है ना। इसको समीकरण 1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। इसी तरह CQ बराबर CR हो जाएगा, है ना, CQ बराबर CR हो जाएगा। यह है वृत्त की, है ना, स्पर्श रेखाएं। इसी तरह DR, है ना, बराबर DS हो जाएगा, या DS बराबर DR हो जाएगा, है ना, जैसे भी आप कह लो, DS बराबर DR, है ना, समीकरण नंबर 4। तो ये सभी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। हम कुछ नहीं करने वाले हैं, बस हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, है ना। तो हम लिख देंगे, है ना, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, है ना। यानी कि हम इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। जब हम जोड़ेंगे तो इधर वाले सभी इधर जुड़ेंगे और इधर वाले सभी इधर जुड़ेंगे, है ना। इधर क्या क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DS, ठीक है बच्चा। इधर क्या हो जाएगा, AS प्लस BQ प्लस CR प्लस DR। इतनी बातें क्लियर है, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब ये देखो कि हमें चाहिए क्या, AB। तो AB कैसे मिलेगा, जब AP प्लस PB हो, है ना। तो AP प्लस PB या BP, है ना, इसको जोड़ेंगे तो AB मिल जाएगा। CD कैसे मिलेगा, CD। तो CD कैसे मिलेगा बच्चा, CD मिलेगा CR प्लस DR या RD, है ना, CR। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है ना, CQ, ठीक है ना, CQ प्लस DS। तो CQ यहाँ पे, DS यहाँ पे। एक बात समझना, हमें क्या चाहिए, AB चाहिए, हमें CD चाहिए, है ना। तो हमें देखो हमें CD कैसे मिलेगा, तो CD तो ये है ना, यानी कि CR प्लस DR, है ना। तो बहुत ध्यान से देखना, जहां पे CQ है, क्या मैं वहां पे CR लिख सकता हूँ, अजी बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, CR। और जहां पे DS है, जहां पे DS है वहां पे DR, यानी कि जहां पे देखो, जहां पे DS है वहां पे क्या लिख सकता हूँ, DR, है ना, ठीक है ना, ऐसे। ये बात क्लियर है जी, ओके। इधर हमें क्या क्या चाहिए, AD कैसे मिलेगा, AD, AS प्लस DS। तो AS, है ना, AS, ठीक है, AS हो गया। और हमें DS चाहिए, क्या चाहिए, DS, है ना। तो AD हमें चाहिए ना, AS प्लस DS। तो यहाँ पे देखो DR, तो जो DR है वो किसके बराबर है, वो DS के बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, यानी कि यहीं पे लिख देता हूँ, DR की जगह हमने क्या लिख दिया, DS लिख दिया, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CD कैसे मिलेगा, BQ, हमें CD चाहिए ना, CD। तो BQ प्लस CQ, यानी कि BQ। और अब देखो जो CR है ना, यहाँ पे BQ रहेगा, और हमें जो CR है वहां पे क्या लिख देंगे, वहां पे लिख देंगे CQ, है ना। ये आप इसको देख के करेंगे कि हमें क्या लेके आना है। चलिए
तो AP प्लस BP, AP प्लस BP ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा AB। CR प्लस DR है ना, CR प्लस DR ये क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा बराबर। AS प्लस DS, AS प्लस DS ये क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, है ना। और BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ ये हो जाएगा BC, जो कि हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इति सिद्धम, ठीक है। तो आप इस तरह से सवाल करेंगे, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थी, ठीक है ना। खैर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके जी, ओके, है ना। इसमें क्या लिखा गया, कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त, है ना। संकेंद्रीय वृत्त क्या मतलब, क्या होता है कि ऐसा मतलब ऐसे दो वृत्त जिनका एक ही केंद्र हो, है ना। इसी केंद्र से ये वाला वृत्त बनाया गया है और इसी केंद्र से ये बड़ा वाला वृत्त बनाया गया है ना। तो एक वृत्त छोटा है और एक वृत्त क्या है, बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा तथा दूसरे की कितनी होगा, 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है ना। ध्यान से देखना, जीवा क्या होता है ना। जीवा क्या होता है, एक ऐसी रेखा जो परिधि पर दो स्थित बिंदुओं को मिलाता है लेकिन केंद्र से नहीं जाता है ना। कह रहे कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है ना। तो हमने ये स्पर्श करते हुए बड़े वृत्त में एक जीवा बना दी है ना, ये ठीक है। तो ये जो जीवा है वो क्या करती है ना, ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ओके जी, ओके। चलिए उसके बाद है ना, हमें इसी की लंबाई निकालनी है ना। इसका नाम दे देता हूँ A और इसका नाम क्या देता हूँ B। इसकी हमें लंबाई निकालनी है, तो ये केंद्र से हम इसको मिला देते हैं, है ना। ठीक है, ये है ना। आपको भी पता है केंद्र को हमेशा किससे लिखते हैं, O से लिखते हैं, और जो स्पर्श बिंदु है इसको किससे लिखते हैं, P से। तो कह रहे हैं कि जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है बच्चा, उसकी जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से यानी केंद्र से यहाँ तक मिलाएं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, है ना। इसको भी मिला सकते हैं, है ना, है ना। देखो O से लेके B तक ये 5 सेंटीमीटर होगा, लेकिन O है ना, इसको मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, है ना, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया T और यहाँ पे लिख दिया मैंने S। O से लेके T तक ये छोटे वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। तो ये जो होगा वो 3 होगा, कितना होगा, ये जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। और ये जो पूरा का पूरा बड़ा वाला है ना, ठीक है। चलो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, है ना। ये जो छोटा वाला है ये है 3 सेंटीमीटर और ये जो बड़ा वाला त्रिज्या है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 5 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो स्पर्श कर रही है, तो यानी AB की हमें लंबाई निकालनी है। बड़ा सिंपल सवाल है ना। सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसमें एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है ना। तो देखो क्या करने वाले हैं, बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल चीज है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे छोटे वृत्त में, छोटे वृत्त में। तो जो छोटा वृत्त है उसमें ध्यान से देखो, जो एंगल OPA है ना, एंगल OPA है ना, और जो एंगल OPB है ना, वो दोनों बराबर है। OPB है, दोनों कितने अंश है, 90 अंश, है ना। 90 अंश क्यों है ना, ठीक है। ये दोनों 90 अंश क्यों है, मैं लिख देता हूँ। ये दोनों 90 अंश क्यों है, क्योंकि यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये मैंने बड़ी छोटी सी बात आपके सामने लिख दी, ठीक है ना। अब हम लेंगे बड़े वृत्त में, है ना, ठीक है। बड़े वृत्त में, ठीक है। बड़े वृत्त में एक हमने प्रमेय पढ़ी थी बहुत पहले, है ना, क्लास 9th में, है ना। वो प्रमेय क्या थी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, है ना। अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि वो जो मतलब छोटा सर्कल है तो ये जीवा है और ये क्या है, केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है ना। चूंकि हम जानते हैं कि हम
जानते हैं कि, है ना, वृत्त के वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। दो बराबर भागों में विभाजित करता है ना। ये बात आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए, इसका क्या मतलब है? अर्थात नहीं, इसलिए, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो AP है बराबर किसके हो जाएगा? PB के बराबर हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग लेंगे त्रिभुज OPA में, है ना, त्रिभुज OPA में। ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब कौन है? OA, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार यानी AP का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि OP का स्क्वायर। सही बात है जी, सही बात है। OA मतलब O से लेके A तक कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया बराबर। AP का हमें कुछ पता आता नहीं है ना। OP देखो, ये भी त्रिज्या है छोटे वृत्त की, है ना। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, AP स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9। 9 को इधर भेज देंगे तो 25 माइनस 9 बराबर हो जाएगा AP का स्क्वायर। तो 25 में से 9 निकलेगा, कितना आएगा? 16 बराबर AP का स्क्वायर। तो AP बराबर कितना हो जाएगा? 4, है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AP बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब देखो, जो AP है वह किसके बराबर है? PB के, है ना। तो यानी कि AP बराबर PB, तो हम लिख सकते हैं या AP बराबर PB, तो दोनों कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। हमें उसकी क्या निकालनी है? जीवा की लंबाई। तो जीवा क्या है बच्चा? है ना, लिखेंगे जीवा, है ना। जीवा कौन सी है? AB। तो जीवा जो AB है, AB AP प्लस PB से मिलके बना है। AP प्लस PB से मिलके बना है। अगर ये 4 तो ये भी 4 होगा, तो 4 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके जी, ओके। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको सिंपल चित्र बनाना सिखाया होगा, है ना, ये वाला, है ना, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं बनाएंगे, आप चित्र को ऐसे ही बनाएंगे जैसा कि पिछले सवालों में हमने बनाया था, ठीक है बच्चा। ओके ओके, सवाल पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, है ना। अगर एक वृत्त के मतलब परिगत मतलब कि वृत्त की जो परिधि है उससे टच करता हुआ अगर आप एक चतुर्भुज बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा ABCD, है ना। AB की जो सामने की भुजा है वो CD है, BC की सामने की भुजा AD है। आमने सामने की भुजाएं जो है वो केंद्र पे संपूरक कोण अंतरित करते हैं। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है, जैसे कि ध्यान समझना, ABCD, है ना, ये सभी एक क्या, एक चतुर्भुज है। तो AB केंद्र में लिख देता हूँ, ये O है, ठीक है। AB द्वारा यहाँ पे कोण बन रहा है, यानी ये वाला कोण, है ना। और इसके सामने भुजा कौन है? CD, इसके द्वारा कोण यहाँ पे। तो इसका और इसका आमने सामने की भुजाएं के जो कोण है वो संपूरक होना चाहिए। और संपूरक का मतलब होता है हमेशा हमेशा दो कोण आएंगे, मतलब कि इस कोण और इस कोण को मिला के 180 अंश होना चाहिए। सेम इसी तरह इस कोण और इस कोण को मिला के कितना होना चाहिए बच्चा? इस कोण और इस कोण को भी मिला के 180 अंश होना चाहिए, है ना। चलिए, तो कैसे करेंगे? कैसे? हाउ एंड हाउ। देखो, एक बात समझो, है ना, सवाल बड़ी अच्छी है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, है ना, स्पर्श, ये जो स्पर्श बिंदु है इससे केंद्र को मिला के रेखा खींच लेते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। एक हो गया, ठीक है, इधर भी खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमने खींच लिया, है ना, इधर भी खींच लेते हैं। इस O को कहीं एडजस्ट कर देते हैं, मान लेते हैं जो O है वो यहाँ पे। चलिए, यह है स्पर्श बिंदु,
एक लास्ट खींच लेते हैं फटाफट से। आई थिंक ये यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे, है ना। चलिए, तो ये हो गए आपके, हमने सभी स्पर्श बिंदुओं को मिला दिया। ओके जी, ओके ओके ओके, बड़ा डरावना चित्र हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। देखो एक बात समझो, मैंने आपको एक बड़ी प्यारी सी बात समझाई थी, अगर आपको याद हो तो, है ना। जैसे अगर आपके पास एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त, अगर आपने बाह्य बिंदु से इस पे दो स्पर्श रेखाएं खींची है ना, और हम केंद्र से इसको और इसको क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, सही बात है। तो एक बात समझना, ये जो कोण है ना, बहुत ध्यान से, ये जो कोण है, ये कोण आपस में बराबर होंगे और साथ में ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बात ध्यान देनी है, जैसे, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, है ना, थोड़ा थोड़ा चित्र को। अब जैसे अगर हम इस PQRS, अगर हम इसकी बात करें, इसकी, है ना, ठीक है, इसकी, ध्यान से देखो, ये और ये, अगर हम इसकी बात करें, है ना, ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं ना, ठीक है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ऐसे हमने कर दिया। ओके जी। अब अगर इसको ध्यान से देखो, इसको, है ना, तो जो कोण 1 होगा वो 8 के बराबर होगा। सेम इसी तरह, है ना, इस पे बात करते हैं, इस पे, ये, ठीक है ना, ये आपका क्या है, स्पर्श रेखा है, और ये स्पर्श बिंदु से रेखाखंड है ना। तो जो कोण 2 होगा वो 3 के बराबर होगा, सेम जो है वो 4, 5 के बराबर होगा, और सेम 6, 7 के बराबर होगा, है ना। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अभी करते हैं, देखो। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है, वही सेम बात, ओ वृत्त का केंद्र है, तथा इसके परिगत ABCD एक चतुर्भुज है ना। ये बात तो आप लिख सकते हैं आराम से। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है, बहुत ध्यान से समझना, इसके द्वारा, है ना, यानी कि कोण AO, है ना, मैं O यहाँ पे लिख दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर हो, AOB मतलब कि आमने सामने की भुजाओं द्वारा बना कोण AOB। तो जो कोण AOB प्लस इसके सामने का कौन सा है, ये COD प्लस एंगल COD, ये मिला के कितना होगा, 180 अंश, तथा, है ना, इसी तरह से हम इसको भी, है ना, AOD मतलब कि इसके द्वारा यहाँ पे कोण बन रहा है, कोण AOD प्लस, और इसके सामने की भुजा कौन सी है, BC, है ना, तो इसके सामने ये BOC, एंगल BOC बराबर 180 अंश। हम सिर्फ एक को प्रूफ कर देंगे और लिख देंगे इसी तरह ये वाला, है ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। लिखते हैं उपपत्ति, है ना, रचना हमने कर दी है ना, उसी में रचना को लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। चलिए उपपत्ति करते हैं। हम क्या जानते हैं कि कोण 1, 2, है ना, देखो उपपत्ति करते हैं, बस छोटी छोटी बातें आपको बता दूं, ठीक है। जो कोण 1 है वो 8 के बराबर है ना, लिख दो, जो कोण 1 है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। जो कोण 2 है किसके बराबर है, जो कोण 2 है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ये बात मैंने आपको सिखाई थी, है ना, कि कैसे बराबर है। अब ध्यान से देखो, 2 जो है वो 3 के बराबर, जो 4 है वो 5 के बराबर है, जो एंगल 4 है वो एंगल 5 के बराबर है, और जो 4 है वो 5 के बराबर है ना, और जो 6 है वो किसके बराबर है, 7 के बराबर है। जो एंगल 6 है एंगल 7 के बराबर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब अगर मैं सभी कोणों को जोड़ूं, है ना, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, अभी मैं यहाँ पे 1, 2 क्यों कहना पड़ा, क्योंकि अगर मैं हर बार लिखूंगा AOB प्लस BOC प्लस DOC तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर कितना हो जाएगा, 360। मैंने यहाँ से चल के पूरा यहाँ तो घूम के वापस आ गया, तो जब आप एक चक्कर मार लेते हैं तो 360 अंश का कोण बन जाता है। चलिए इतना काम हो चुका है, ओके ओके ओके। हमें किस किस को सिद्ध करना है, AOB, है ना, AOB मतलब कि एंगल 1 और 2। तो एंगल 1 और 2 को आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, एंगल 1 और
2, है ना ये। और फिर क्या, और इसके सामने क्या है, सी डी, यानी कि एंगल सी ओ डी। तो सी ओ डी है ना, मतलब कि एंगल 5 और एंगल 6, सही बात है ना, एंगल 5 और एंगल 6 है ना। चलिए इनको आपको कुछ नहीं करना है, अभी हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, जहाँ पे 3 है क्या मैं वहाँ पे एंगल 2 लिख सकता हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 2 में चाहिए, है ना, हमें 2 की ज़रूरत है। प्लस एंगल 4, क्या 4 की जगह मैं एंगल 5 लिख सकता हूँ? अरे हाँ जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ इसका मतलब है कि मैंने वहाँ पे चेंज करा है। तो 2 की जगह 3 की जगह 2, 4 की जगह 5 रख दिया, एंगल 5 और एंगल 6। इतनी बातें हो चुकी हैं, आगे बढ़ते हैं। एंगल 7 प्लस एंगल 8। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, एंगल 7 की जगह हम एंगल 6 लिख सकते हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत है, और एंगल 8 की जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसकी हमें क्या है, ज़रूरत है, 360। अब ध्यान से देखो, तो हमें किस किस एंगल की ज़रूरत है, 1 प्लस 2 और 5 प्लस 6। तो यहाँ पे सभी आपको वही दिख रहा होगा ना। तो देखो एंगल 1 और एंगल 1 तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 2 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 5, 2 एंगल 5। इसी तरह से एंगल 6 और 6 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 6 बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। अब ध्यान से समझते हैं, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। दोनों जगह से अगर हम 2 कॉमन कर लें, है ना, तो पूरे में से क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ से ये बचेगा, और यहाँ से बचेगा एंगल 5 प्लस एंगल 6, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। ये 2 इधर गुणा में, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, है ना, दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा। 360 बटे कितना हो जाएगा, 2, और अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना, इसको कोष्टक में एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर कितना हो गया, 180 अंश। अगर आप ध्यान दो तो जो एंगल 1 और 2 है वही है एंगल ए ओ बी, इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी, और जो 5 और 6 है वही एंगल है सी ओ डी, एंगल सी ओ डी बराबर 180 अंश, है ना, सिद्ध हो गया, है ना, ठीक है ना, सिद्ध हुआ, ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार, है ना, अब उसको देखो, सेम वही बात है ना, सेम वही लॉजिक लगेगा, क्या ही दिक्कत है। उसी प्रकार आप डायरेक्ट लिख देंगे, उसी प्रकार ए ओ डी, नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, इसकी चिंता मत करना, बी ओ सी बराबर 180 अंश, है ना, ठीक है। इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड, है ना, हैंस प्रूव्ड, ये बात में लिख देना लास्ट में, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। और ये आपकी सवाल हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। तो 7 प्रश्न मोस्ट हैं, इनको कर लेते हैं, बाकी आपका मन करेगा, आपके पास टाइम होगा तो वीडियो को आगे देखना, वरना छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि देख लेना, पूरा फायदा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। तो जो 7 तक है, यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, है ना, ठीक है। आप यहाँ तक बहुत ध्यान से पढ़ के जाओ, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो आगे के प्रश्न देख लो, मैं तो कहूँगा कि आप देख लो, आपका ही फायदा होगा, ठीक है। खैर देखो क्या लिखा गया है, कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है ना, है ना, मतलब कि अगर किसी वृत्त के परिगत, मतलब कि इसकी परिधि से टच करते हुए हम एक चतुर्भुज बनाए, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज बनाए, तो वह सम चतुर्भुज होता है, ये हमें सिद्ध करके क्या करना है, दिखाना है। देखो सम चतुर्भुज क्या होता है, जैसे ये होता है वर्ग, है ना, तो वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। तो जो सम चतुर्भुज होता है ना, और इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो जो सम चतुर्भुज होता है वो ऐसे होता है ना, ठीक है ना। इसमें भी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, पर प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। तो अगर हल्का से तिरछा है तो वह सम चतुर्भुज है, अगर ऐसा पूरा एकदम ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट है बिल्कुल बढ़िया से, तो वह है वर्ग, है ना। तो ये कह रहा है कि अगर वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर, तो सिद्ध कर दो कि यह सम चतुर्भुज होगा। तो कर देते हैं, इसमें क्या है, देखो
तो हमने वृत्त बना लिया है। सबसे पहले इसके चारों तरफ हम लोग एक, है ना, देखो एक्चुअल में क्या है कि हमें लेके आना है समचतुर्भुज, है ना। तो हम इसके मतलब कि इस वृत्त के परिगत समचतुर्भुज ही सिद्ध मतलब कि खींचने वाले हैं ना, ठीक है। चलिए तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, चलिए तो लाइन खींचते हैं सबसे पहले, है ना। ये मैं आपके सामने जानबूझ के खींच रहा हूं ताकि आप इसको समझो, है ना। ये मैंने खींच दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा अच्छी सवाल है ना। और ये मैंने खींच दिया। इस लाइन को थोड़ा ज्यादा खींचना, ठीक है, इधर थोड़ा ज्यादा खींचना, है ना, और इधर भी खींचना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये थोड़ा बड़ा होगा, है ना, यानी कि ये जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें ऐसे खींचना है ताकि वो सम यानी समांतर चतुर्भुज की तरह लगे, है ना। चलिए ये हमने खींच लिया। अभी जो बाकी जो बचेगा हम उसको मिटा देंगे। और एक हमने खींच लिया ये, चलिए, है ना। तो ये हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, है ना, ठीक है। ये है हमारे पास समचतुर्भुज है, यानी कि मतलब कि अभी हम मान के चलेंगे कि ये समांतर है, फिर हमें ये सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है। सही बात है जी। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी, है ना। और जहां जहां पे टच कर रहा है इसको नाम दे देते हैं पी, और इसको नाम देते हैं क्यू, और ये है आर, और ये मान लेते हैं एस, और ये है वृत्त का केंद्र ओ। चलो देखते हैं कैसे होगा, है ना। तो लिखते हैं दिया है, दिया है क्या कि ओ वृत्त का केंद्र है, लिख लेते हैं ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, है ना। ये हमारे पास दिया है, एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो पता है क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, अर्थात ए बी बराबर जो है वह सी डी हो जाएगा, और है ना ए बी बराबर सी डी, और ए डी बराबर, है ना, तथा ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि, है ना, यह यानी कि जो चतुर्भुज है ना, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज, है ना। हमें यह सिद्ध करना है सम चतुर्भुज है, अर्थात सम चतुर्भुज सिद्ध करने का मतलब है कि ये जो है इसकी सभी भुजाएं बराबर हो, यानी कि ए बी बराबर सी डी बराबर डी ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, यानी कि ए बी बराबर बी सी सी डी और डी बी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए ना, डी ए। लिखते हैं उपपत्ति, है ना। कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे, पहली बात तो, है ना, हम इसके जो स्पर्श यानी इसकी जो त्रिज्या है, मतलब कि स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिला देंगे, है ना, फटाफट से, ठीक है। तो चलिए मिला देते हैं, है ना। तो ये हमने फटाफट से क्या कर दिया बच्चा, मिला दिया, है ना। यहाँ पे आर है, ठीक है, और एक यहाँ पे, चलिए हमने मिला दिया। ओके ओके ओके, अच्छा जी, हमने तो मिला दिया। अब क्या करते हैं,
चलिए ध्यान से कुछ कुछ बातें समझते हैं। ठीक है, उपपत्ति ध्यान से समझो। इसमें जो AP होगा वो AS के बराबर होगा, है ना, यानी कि AP बराबर किसके हो जाएगा, AS के। क्यों, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। इसी तरह सब होगा, है ना। जो BP है, BP वो किसके बराबर हो जाएगा, BQ के। इसी तरह जो CQ है वो CR के बराबर हो जाएगा। इसी तरह DR जो है वह DS के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हमने एक पिछली सवाल करी थी ना, सेम वैसे ही सवाल है। अब क्या कर देंगे हम लोग समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ देंगे, है ना। समीकरण 1 प्लस इसको कह देंगे समीकरण 1, इसको कह देंगे 2, इसको कह देंगे 3, इसको कह देंगे 4। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, सबको जोड़ेंगे। ठीक है, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो इधर वाला इधर जुड़ जाएगा आपस में, और इधर वाला इधर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा AP, ठीक है ना, प्लस BP प्लस CQ प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CR प्लस DS। अब देखना ये है कि हमें AB BC CD DA लेके आना है ना। तो AB कैसे हमें मिलेगा, जब हम AP में BP या PB जोड़ेंगे ना। तो ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा, AB मिलेगा। हमारे पास CQ प्लस DR है ना। तो BC तो हमारे पास नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमें BQ और CQ चाहिए, है ना। तो हमारे पास CQ तो है पर BQ नहीं है, BQ इस लाइन में है ना। तो हमारे पास यहाँ पे DR है, क्या है बच्चा, DR है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, BC नहीं मिलता है तो CD तो मिल जाएगा ना। देखो ध्यान से, तो क्या क्या है हमारे पास है ना, CQ है ना, और DR कहाँ पे, यहाँ पे। तो जो CQ है, ध्यान से देखो, जो CQ हो CR के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ AP प्लस BP, है ना, प्लस जहाँ पे CQ है, जहाँ पे CQ, क्या मैं वहाँ पे CR लिख सकता हूँ, CR प्लस DR। यहाँ से क्या हो जाएगा, CR प्लस DR, ये मिलके हो जाएगा अपना DC। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। देखो AS और DS यानी ये दोनों, है ना, यानी कि AS प्लस DS ये मिला के क्या बन जाएंगे, आपके AD बन जाएंगे, है ना। BQ, है ना, ये है BQ, ठीक है। उसके बाद CR, है ना, तो CR। अब देखो हमें ये चाहिए, BC चाहिए, है ना। तो हम लिख लेंगे BQ प्लस, जहाँ पे CR है वहाँ पे CQ कर लूँ, ठीक है, क्योंकि CR की जगह हम CQ कर सकते हैं। तो BQ प्लस CQ बराबर क्या मिल जाएगा, हमें BC मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या अब तक हो चुका है। ये हमारे पास बन गया है AB प्लस CR प्लस DR, मतलब CR प्लस DR, ये बन गया है DC, है ना, या CD इसको लिख सकते हैं बराबर, है ना। ये AS प्लस DS ये क्या बन गया है, AD बन गया है, प्लस BQ प्लस CQ वो क्या बन गया है, BC बन गया है ना। चलिए ध्यान से बातों को समझते हैं। अब एक बात समझो, हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है चारों भुजाओं को बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो CD है, क्या है CD, वह किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो जहां पे CD है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस AB बराबर। इसी तरह से, ठीक है ना, इसी तरह से, है ना, जो AD है, क्या है AD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BC लिख सकता हूँ, या BC की जगह AD लिख सकता हूँ, जो मेरी मर्जी करे। सही बात है ना। चलिए, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, AD है, रहने देते हैं, प्लस BC की जगह भी हमने क्या लिख दिया, AD ही रख दिया। तो ये हो जाएगा 2AB प्लस 2A बराबर 2AD, 2 से 2 कट गया, तो जो AB है वह किसके बराबर हो गया, AD के बराबर हो गया। AB किसके बराबर हो गया, AD के बराबर हो गया। सही बात है ना। अब ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। जो AB है ना, ध्यान समझो, जो AB है
वह सी डी के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? सी डी के, है ना। तो जो ए बी है वह सी डी के बराबर है ना। और बहुत ध्यान से, और जो ए बी है वह किसके बराबर है? ए डी के बराबर है ना। चूंकि यहाँ पे लिख देंगे, बहुत ध्यान समझना, चूंकि ए बी किसके बराबर है? सी डी के, और ए बी किसके बराबर है? ए डी के, हमने अभी भी निकाला, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या है? दिया है ना। और ये हमने क्या किया? अभी ज्ञात करा, ठीक है ना। अब बताओ, अगर ए बी सी डी के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर है, तो जो सी डी है वो ए डी के ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, हाँ या ना बोलो, है ना। ये दोनों आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। अगर ऐसा है, यानी कि जो सी डी है वह ए डी के बराबर हो जाता है ना, ठीक है। अगर जो सी डी है वह ए डी के बराबर हो जाता है, तो सी डी तो ए बी के भी बराबर है। अब ध्यान समझो इससे, है ना, यानी कि देखो जो सी डी है, कंफ्यूज नहीं होना, जो सी डी है वह ए डी के बराबर है, सिंपल सी बात है ना। और ए डी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है ना। ए डी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इससे ये तो चलता है कि जो चारों की चारों जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या है? बराबर है। मैं लिख के समझा दे रहा हूँ आपको, है ना, कि है ना, दिया है कि जो ए डी है वो किसके बराबर है? बी सी के। ये हमारे पास क्या है? दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए डी है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, है ना, कि देखो बहुत ध्यान से, है ना, ए डी बराबर है, तो जो सी डी है वो भी किसके बराबर हो जाएगा? बी सी के बराबर हो जाएगा। सही बात है। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, है ना। तो अगर आप ध्यान से समझो, है ना, तो ए बी बराबर ए डी, सी डी बराबर बी सी, और बी सी ए डी के बराबर है, मतलब कि ए बी के बराबर है ना। तो अगर मैं इसको समीकरण 1 कह दूं, है ना, और इसको क्या कह दूं? 2, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएंगे, है ना, समीकरण 1 और 2 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ठीक है ना। देखो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। जब आपकी ये लाइन आ चुकी थी ना, तो आपको बस डायरेक्ट इसके बाद भी लिख देना था कि अतः ए बी बराबर सी डी बराबर डी है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन अगर आप चाहो तो बस इसी के बाद, है ना, कुछ मत करो, है ना, इसी के बाद, है ना, अतः सीधा लिख दो कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है ना। अतः, है ना, अतः क्या है? ये जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या है? एक समचतुर्भुज है, बात खत्म, है ना। नहीं तो जैसे मैंने पहले बताया वैसे करोगे और अच्छा हो जाएगा, है ना, वो आपको समझने के लिए, ठीक है। बात करते हैं आगे।